हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और भूगोल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय मेरे द्वारा प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ये आप लोगों के भौतिक भूगोल से संबंधित हैं। भौतिक भूगोल से संबंधित देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस में मैंने आप लोगों को विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस कराना शुरू किया है। और सबसे पहले मैंने आप लोगों को भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया था। अब जो है हम लोग भौतिक भूगोल से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरीके से देखिए हम लोग और भी प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे और लास्ट में आपके देखिए भूगोल से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, विभिन्न प्रकार के कथन हैं, विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं हैं, उनसे संबंधित भी प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास देखिए आपकी भूगोल की जो है टोटल जो है प्रैक्टिस सेट की 19वीं क्लास है। यानी अभी तक हम लोगों ने 18 क्लासेस में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लिया। तो आज की क्लास को चलिए शुरू किया जाए और उसी तरीके से जैसे पहले हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस के व्याख्या के साथ कर रहे थे, उसी तरीके से करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। हाँ देखिए, हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? भौतिक भूगोल के प्रश्नों का। ये भौतिक भूगोल के जो प्रश्न है देखिए, सागरीय निक्षेप से, समुद्री संसाधन से, चक्रवात से, विश्व जलवायु के वर्गीकरण से और जैव मंडल से संबंधित, यानी इन विभिन्न प्रकार के टॉपिक से हम लोगों को 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को प्रैक्टिस किया जाए। देखिए आज की क्लास का देखिए आपका जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या है कि सागरीय निक्षेप का अर्थ है, यानी सागरीय निक्षेप का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है कि महासागर की सतह की लहरें, दूसरा दिया है समुद्री तल पर जमने वाली पदार्थ की परतें, तीसरा दिया है समुद्र में प्रवाहित धाराएं और चौथा दिया है समुद्र के लवण। तो सागरीय निक्षेप का देखिए अर्थ क्या होगा? समुद्र के लवण नहीं, समुद्र में प्रवाहित धाराएं नहीं, महासागर की सतह की लहरें नहीं, बल्कि समुद्र तल पर जमने वाली पदार्थ की परतें। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि सागरीय निक्षेप वे पदार्थ हैं जो नदियों, वायु, ज्वालामुखी राख, जैविक अवशेष आदि से आकर समुद्र तल पर जम जाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए दिया है सागरीय निक्षेपों को सामान्यतः कितने मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है 2 प्रकार, दूसरा दिया है 3 प्रकार, तीसरा दिया है 4 प्रकार, चौथा दिया है 5 प्रकार। तो सागरीय निक्षेपों को सामान्यतः जितने भागों में बांटा गया है वो देखिए 5 प्रकार नहीं है, 4 प्रकार नहीं है, 2 प्रकार नहीं, बल्कि क्या है? 3 प्रकार। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि सागरीय निक्षेपों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्या है? स्थलजन्य, दूसरा क्या है? जैवजन्य और तीसरा क्या है? रासायनिक। अगला प्रश्न देखिए क्या है? स्थलजन्य निक्षेप जो है मुख्यतः कहाँ से आते हैं। पहला ऑप्शन देखिए दिया समुद्री जीवों से, दूसरा दिया स्थल भागों से, तीसरा दिया वायुमंडलीय गैसों से और चौथा दिया समुद्री लवणों से। तो स्थलजन्य निक्षेप देखिए कहाँ से आते हैं? समुद्री लवण यानी नमकों से नहीं, वायुमंडलीय गैसों से नहीं, समुद्री जीवों से नहीं, बल्कि कहाँ से आते हैं? स्थल भागों से। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि स्थलजन्य जो निक्षेप है वो नदियों से, पवन से या हिमनदों के द्वारा भूमि से लाए गए कणों से बनते हैं, जैसे मिट्टी, रेत, चिकनी मिट्टी इत्यादि। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है? जैवजन्य जो निक्षेप है वो मुख्यतः किससे बनते हैं। पहला ऑप्शन देखिए दिया है समुद्री पौधे और जीवों के अवशेषों से, दूसरा दिया है खनिजों से, तीसरा दिया है ज्वालामुखी राख से और चौथा दिया है समुद्री जल से। तो जैवजन्य जो निक्षेप हैं मुख्यतः बनते कैसे हैं? देखिए समुद्री जल से नहीं, ज्वालामुखी राख से नहीं, खनिजों से नहीं, बल्कि समुद्री पौधों और जीवों के अवशेष से। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि जैवजन्य निक्षेप में जो है मृत सूक्ष्म जीव जैसे डायटम, रेडियोलिया,
फेरामिनोफेरा आदि जो हैं कैल्शियम या सिलिका युक्त अवशेष शामिल होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए रेड क्ले किस प्रकार का सागरीय निक्षेप है। पहला ऑप्शन देखिए दिया स्थलजन्य, दूसरा दिया जैवजन्य, तीसरा दिया रासायनिक, चौथा दिया मिश्रित। तो रेड क्ले जिस प्रकार का सागरीय निक्षेप है देखिए वो मिश्रित नहीं, रासायनिक नहीं, जैवजन्य नहीं, बल्कि कैसा है, स्थलजन्य। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि रेड क्ले जो है बारीक स्थलजन्य कणों से बनता है जो वायु या समुद्री धाराओं के द्वारा दूरस्थ महासागरीय तल पर पहुंच जाता है। इसका रंग देखिए लौह ऑक्साइड के कारण लाल होता है, इसलिए इसका नाम रेड क्ले रखा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि पैलेजिक निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है तटीय क्षेत्रों में, दूसरा दिया उथले जल में, तीसरा दिया गहरे महासागरीय भागों में, चौथा दिया नदियों के मुहानों पर। तो पैलेजिक जो निक्षेप पाए जाते हैं वो देखिए तटीय क्षेत्रों में नहीं, स्थलीय उथले जल में नहीं, नदियों के मुहाने पर नहीं, बल्कि गहरे महासागरीय भागों में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगा कि पैलेजिक निक्षेप जो है गहरे सागरों में पाए जाते हैं जहां पर सूक्ष्म जीवों के अवशेष और महीन स्थल जल में जो पदार्थ हैं वो धीरे धीरे जमते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, सिलिसीय उज का प्रमुख घटक क्या है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा दिया है सिलिका, तीसरा दिया लौह, चौथा दिया मैग्नीशियम। तो सिलिसीय उज का जो प्रमुख घटक है वो देखिए मैग्नीशियम नहीं है, आयरन नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, बल्कि क्या है, सिलिका है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि सिलिसीय उज जो है डाइटम्स और रेडियोलिया जैसे जीवों के सिलिका युक्त अवशेषों से बनता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, कैलकेरियस उज का प्रमुख घटक क्या है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा दिया है सोडियम क्लोराइड, तीसरा दिया है सिलिका, चौथा दिया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कैलकेरियस उज का जो प्रमुख घटक है वो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं है, सिलिका नहीं है, सोडियम क्लोराइड नहीं, बल्कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि कैलकेरियस उज जो है फोरामिनीफेरा और कोकोलिथोफोर जैसे जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट अवशोषण से बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए रासायनिक निक्षेप मुख्यतः किस प्रक्रिया से बनते हैं। पहला ऑप्शन देखिए दिया है वायु रासायनिक क्रिया से, दूसरा दिया है समुद्री जल से रासायनिक अवक्षेपण से, तीसरा दिया है जैविक अपघटन से, और चौथा दिया है ज्वालामुखी विस्फोट से। तो सागरीय निक्षेप जो कि मुख्यतः किस प्रक्रिया से बनते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से नहीं, जैविक अपघटन से नहीं, वायु रासायनिक क्रिया से नहीं, बल्कि समुद्री जल से रासायनिक अवक्षेपण से। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि ये निक्षेप जो है समुद्री जल में घुले खनिजों के रासायनिक अवक्षेपण से बनते हैं, जैसे मैग्नीज नोड्यूल, फास्फेट निक्षेप इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि मैग्नीज नोड्यूल मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है तटीय जल में, दूसरा दिया उथले सागर में, तीसरा दिया गहरे महासागर तल पर, और चौथा दिया नदी के मुहाने पर। तो मैग्नीज नोड्यूल जो पाए जाते हैं वो देखिए तटीय जल में नहीं, उथले सागर में नहीं, नदी के मुहाने में, बल्कि गहरे महासागर के तल पर। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि मैग्नीज नोड्यूल जो है गहरे महासागर के तल पर पाए जाने वाले धातु युक्त गोलाकार ठोस निक्षेप हैं जिसमें मैग्नीज, लोहा, निकेल और कोबाल्ट आदि पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, समुद्री संसाधनों से अभिप्राय है, यानी समुद्री संसाधन से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है स्थलीय जीव जंतु, दूसरा दिया समुद्र से प्राप्त सभी उपयोगी पदार्थ, तीसरा दिया वायुमंडलीय गैसें, चौथा दिया खनिज तेल। तो समुद्री संसाधनों से अभिप्राय देखिए क्या है, खनिज तेल नहीं, वायुमंडलीय गैसें नहीं, स्थलीय जीव जंतु नहीं, बल्कि समुद्र से प्राप्त सभी उपयोगी पदार्थ। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि समुद्र से प्राप्त जैविक, अजैविक खनिज
ऊर्जा आदि जो सभी पदार्थ है वो मानव के लिए उपयोगी हों, समुद्री संसाधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए समुद्री संसाधन कितने प्रमुख प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन देखिए दिया है 2, दूसरा दिया है 3, तीसरा दिया है 4, चौथा दिया है 5। देखिए समुद्री संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, बल्कि क्या होते हैं 3, जैविक, अजैविक और ऊर्जा संसाधन, 3 प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि समुद्री संसाधन जो है 3 प्रमुख प्रकार के होते हैं, पहला जैविक, अजैविक और तीसरा ऊर्जा संसाधन। अगला प्रश्न देखिए दिया है मछली, शैवाल और झींगे किस प्रकार के समुद्री संसाधन है। पहला देखिए दिया अजैविक, दूसरा दिया जैविक, तीसरा दिया ऊर्जा, चौथा दिया रासायनिक। तो समुद्री जो संसाधन होते हैं मछली, शैवाल और झींगे, वो देखिए अजैविक नहीं, ऊर्जा नहीं, रासायनिक नहीं, बल्कि कैसे संसाधन होते हैं, जैविक संसाधन। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि ये सभी जीवित संसाधन हैं जो सीधे समुद्री जीव जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के समुद्री संसाधन है। पहला देखिए दिया है जैविक संसाधन, दूसरा दिया अजैविक संसाधन, तीसरा दिया है ऊर्जा संसाधन और चौथा दिया है रासायनिक संसाधन। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है जिस प्रकार के समुद्री संसाधन है वो देखिए रासायनिक नहीं, अजैविक नहीं, जैविक नहीं, बल्कि कैसे संसाधन है, ऊर्जा संसाधन। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो हैं वो समुद्र की परतों में पाए जाने वाले प्रमुख ऊर्जा स्रोत हैं जिनका उपयोग देखिए ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है समुद्र से कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है सोना, दूसरा दिया लौह, तीसरा दिया नमक, चौथा दिया तांबा। तो समुद्र से जो खनिज सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है वो देखिए सोना नहीं है, लोहा नहीं है, तांबा नहीं है, बल्कि क्या है, नमक है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि समुद्री जल में जो घुला सोडियम क्लोराइड है वो बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। यह मानव उपयोग का सबसे सामान्य समुद्री उत्पाद है। अगला प्रश्न क्या दिया, देखिए समुद्री जल से प्राप्त जो मैग्नीशियम है इसका उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया इस्पात, दूसरा दिया एल्युमिनियम मिश्र धातु, तीसरा दिया दवाएं, चौथा दिया ईंधन। तो समुद्री जल से प्राप्त जो मैग्नीशियम का उपयोग होता है वो देखिए इस्पात में नहीं, दवाओं में नहीं, ईंधन में नहीं, बल्कि एल्युमिनियम के मिश्र धातु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि समुद्री जल में जो घुले मैग्नीशियम लवण होते हैं इनको प्राप्त करके धातु उपयोग में यानी एल्युमिनियम की मिश्र धातु के बनाने में उपयोग किया जाता है जो विमान उद्योग में इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन समुद्र से प्राप्त नहीं होता। तो ऑप्शन देखिए दिया है ज्वार ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। यानी ये देखिए जो है ऊर्जा के स्रोतों में ज्वार ऊर्जा समुद्र से प्राप्त होती है, तरंग भी होती है, तापी, बल्कि सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि सौर ऊर्जा जो है पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित है जबकि अन्य 3 ऊर्जा स्रोत जो है सीधे समुद्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिखा है कि भारत में पेट्रोलियम के समुद्री भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए दिया है बंगाल की खाड़ी में, दूसरा दिया अंडमान सागर में, तीसरा दिया अरब सागर में, चौथा दिया लक्षद्वीप के पास। तो भारत में जो पेट्रोलियम के समुद्री भंडार हैं वो मुख्यतः देखिए कहाँ पाए जाते हैं, लक्षद्वीप के पास नहीं, बंगाल की खाड़ी में नहीं, अंडमान सागर में नहीं, बल्कि कहाँ पे पाए जाते हैं, अरब सागर में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि भारत के पश्चिमी तट पर बॉम्बे हाई यानी मुंबई हाई क्षेत्र में अरब सागर में जहां पर पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया है कि समुद्री शैवाल से कौन सा रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है, यानी समुद्री शैवाल से प्राप्त होने वाला जो रासायनिक पदार्थ है वो कौन सा है। तो पहला देखिए दिया फास्फोरस, दूसरा दिया आयोडीन, तीसरा दिया सोडियम और चौथा दिया है पोटेशियम। तो समुद्री शैवाल से जो प्राप्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है
वो देखिए पोटेशियम नहीं है, सोडियम नहीं है, फास्फोरस नहीं, बल्कि क्या है, आयोडीन है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि समुद्री शैवाल विशेष रूप से ब्राउन एल्गी में आयोडीन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका उपयोग देखिए औषधियों और एंटीसेप्टिक्स बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समुद्री मत्स्य उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, यानी भारत में कहां पर सबसे ज्यादा समुद्री मछली का उत्पादन किया जाता है। पहला देखिए दिया कोलकाता, दूसरा दिया कोच्चि, तीसरा दिया दिल्ली, चौथा दिया लखनऊ। तो वह क्षेत्र जहां पर भारत में सबसे ज्यादा समुद्री मछली का उत्पादन किया जाता है वो देखिए लखनऊ नहीं है, दिल्ली नहीं है, कोलकाता नहीं, बल्कि कहां पर है, कोच्चि। कोच्चि कहां पर है, केरल में। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा, कोच्चि यानी केरल जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है जो समुद्री मत्स्य पालन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए चक्रवात क्या है। पहला ऑप्शन दिया है उच्च दबाव का क्षेत्र, दूसरा दिया है निम्न दबाव का क्षेत्र, तीसरा दिया स्थिर वायु का क्षेत्र और चौथा दिया है ठंडी वायु का क्षेत्र। तो चक्रवात देखिए क्या है, ठंडी वायु का क्षेत्र नहीं, स्थिर वायु का क्षेत्र नहीं, उच्च दबाव का क्षेत्र नहीं, बल्कि क्या है, निम्न दबाव का क्षेत्र है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा, चक्रवात वह स्थिति है जहां वायुमंडल में निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है और चारों ओर से वायु केंद्र की ओर घूमती हुई प्रवाहित होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है किस दिशा में घूमता है। तो ऑप्शन देखिए दिया, पहला दिया घड़ी की दिशा में, दूसरा दिया घड़ी की विपरीत दिशा में, तीसरा दिया उत्तर से दक्षिण की ओर और चौथा दिया दक्षिण से उत्तर की ओर। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है जिस दिशा में घूमता है वो देखिए घड़ी की दिशा में नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं, बल्कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि कोरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में घूमता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए उष्ण कटिबंधी चक्रवात बनने के लिए समुद्र का तापमान लगभग कितना होना चाहिए, यानी उष्ण कटिबंधी जो चक्रवात बनता है वो कितने तापमान में बनता है। पहला देखिए दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, दूसरा दिया 26 डिग्री या उससे अधिक, तीसरा दिया 15 सेंटीग्रेड से 15-20 सेंटीग्रेड और चौथा दिया 10 सेंटीग्रेड से कम। तो उष्ण कटिबंधी जो चक्रवात बनता है वो देखिए उसके लिए तापमान जो होना चाहिए 20 डिग्री से कम नहीं, 15 से 20 के बीच नहीं, 10 से कम नहीं, बल्कि 26 या उससे अधिक। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि चक्रवात बनने के लिए जो समुद्र की सतह का तापमान है वो लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक होना चाहिए ताकि पर्याप्त जलवाष्प उपलब्ध हो सके। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है आई, दूसरा दिया कोर, तीसरा दिया बेस, चौथा दिया रिंग। तो चक्रवात का केंद्र जो कहलाता है देखिए वो रिंग नहीं, बेस नहीं, कोर नहीं, बल्कि क्या कहलाता है, आई कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि चक्रवात का जो शांत केंद्र है वो आई कहलाता है, जहां पर वायु दाब जो है न्यूनतम और आकाश साफ रहता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः किन दो जल निकायों में बनते हैं, यानी भारत में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनता है वो किन जल निकायों में बनता है। तो पहला देखिए दिया बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दूसरा दिया लाल सागर और काला सागर, तीसरा दिया भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर और चौथा दिया है अरब सागर और भूमध्य सागर। तो भारत में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनता है मुख्यतः देखिए अरब सागर और भूमध्य सागर में नहीं, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर में नहीं, लाल सागर और काला सागर में नहीं, बल्कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि भारत के तटीय राज्यों पर प्रभाव डालने वाले जो चक्रवात हैं मुख्यतः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए हरिकेन शब्द जो है किस क्षेत्र के चक्रवातों के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए दिया भारतीय महासागर,
दूसरा दिया अटलांटिक महासागर, तीसरा दिया है प्रशांत महासागर और चौथा दिया है आर्कटिक महासागर। तो हरिकेन शब्द जो है जिस क्षेत्र के चक्रवातों के लिए प्रयोग होता है वो देखिए आर्कटिक नहीं, प्रशांत नहीं, भारतीय महासागर नहीं, बल्कि कहाँ के लिए होता है, अटलांटिक महासागर। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। मेनली कहाँ कहा जाता है, अटलांटिक में, लेकिन कुछ पूर्वी में भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहाँ पर कहा जाता है, यानी टाइफून इनको कहाँ बुलाया जाता है। तो पहला दिया देखिए पश्चिमी प्रशांत महासागर, दूसरा दिया हिंद महासागर, तीसरा दिया अटलांटिक महासागर, चौथा दिया आर्कटिक महासागर। तो टाइफून जो चक्रवात कहे जाते हैं वो देखिए आर्कटिक महासागर में नहीं, अटलांटिक में नहीं, हिंद महासागर में नहीं, बल्कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्र में बनने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए भारत में चक्रवात जो है सबसे अधिक किस तटीय राज्य को प्रभावित करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया महाराष्ट्र, दूसरा दिया गुजरात, तीसरा दिया उड़ीसा, चौथा दिया केरल। तो भारत के जिस राज्य को चक्रवात ज्यादा प्रभावित करता है वो देखिए महाराष्ट्र नहीं, गुजरात नहीं, केरल नहीं, बल्कि किसको प्रभावित करता है, उड़ीसा में। यानी उड़ीसा राज्य जो है चक्रवातों से ज्यादा प्रभावित रहता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न जो अधिकांश चक्रवात हैं वो उड़ीसा तट से टकराते हैं, जिससे यह राज्य जो है चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए चक्रवात की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन देखिए दिया पहला रिक्टर पैमाना, दूसरा दिया ब्यूफोर्ड पैमाना, तीसरा दिया साफिर सिम्पसन पैमाना और चौथा दिया मर्कली पैमाना। तो चक्रवात की तीव्रता को मापने के लिए जो सबसे ज्यादा पैमाना प्रयुक्त होता है वो देखिए रिक्टर पैमाना नहीं, ब्यूफोर्ड पैमाना नहीं, मर्कली पैमाना नहीं, बल्कि साफिर सिम्पसन पैमाना प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता को मापने के लिए सफेद सिम्पसन स्केल इस्तेमाल होता है, जिस पर 1 से लेकर 5 श्रेणी तक मापन अंक लिखे गए रहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, 1999 में उड़ीसा में आया विनाशकारी चक्रवात जो है किस नाम से जाना जाता है। यानी उड़ीसा में जो चक्रवात आया था विनाशकारी, वो किस नाम से जाना जाता है, उसने बहुत ज्यादा नुकसान किया था भारत में। तो देखिए उसका नाम क्या है, फोनी, सुपर चक्रवात, अम्फान, ताउते। तो वो चक्रवात जो सबसे ज्यादा विनाशकारी था 1999 वाला, उसका नाम देखिए ताउते नहीं, अम्फान नहीं, फोनी नहीं, बल्कि क्या था, सुपर साइक्लोन। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि वर्ष 1999 में उड़ीसा में आया जो चक्रवात था वो अत्यंत प्रबल था, जिसकी गति देखिए 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसीलिए इसे सुपर साइक्लोन कहा गया। ठीक, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। मैंने अपने तरीके से देखिए आप लोगों को इसकी व्याख्या भी बेहतर तरीके से बताई। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है किसी भी ऑप्शन में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसमें अगर कोई त्रुटि पाऊंगा तो उसको जरूर सुधार करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।